सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि मेरे मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो सीरीज़ मैंने लाया था, सिर्फ 35 वीडियोस मैंने उसमें डाले थे और आप सभी ने उसको बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया और उसमें 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आपने दिया है। सेकंड बिट, व्हाट डज ही से ही इज़ नॉट देयर फॉर, क्या चीज़ के लिए वो यहाँ पे नहीं है? तो देखो नोट्स को ध्यान से देखो, हमने यहीं पे ही बना दिया है, so that he could show the real face of Brutus and the conspirators to the Romans. सिंपल। और हम इस नैरेटिव को जानबूझ के एम्फसाइज कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंस है, इसीलिए एंटनी ये लाइन देखना स्पीच में बार 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 कहता जाएगा। क्या लालची होता, अगर ये इतना एम्बिशियस होता तो उसको जब क्राउन मैंने ऑफर किया, 3 कंडीशन ब्रूटस ने उनके सामने रखा था, तो इतना इजीली 16 मार्क्स का एक आरटीसी आपके लिए इजीली हो जाए। 80 से 80 तो पक्का है। 2025 का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका लाइन आया था एंटनी का स्पीच, और एंटनी का स्पीच यहाँ पे था, फ्रेंड्स रोमन कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स, आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम, द इविल दैट men do lives after them, the good is often interred with their bones, so let it be with Caesar. The noble Brutus had told you Caesar was ambitious. If it were so, it was a grievous fault, and grievously had Caesar answered it. Hereunder leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man, and so are they all honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. सबसे पहले ये एक्सट्रैक्ट एक बार हम समझ जाते हैं कि ये क्या हमें बता रहा है और हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसके साथ निकाल सकते हैं। सो आपके पास पेन है, पेंसिल है, निकाल लो, नोटबुक और बुक अपने पास रख लो। मैं जैसा इसको करते जा रहा हूँ आप इसको ऐसे करते जाओ और उसके बाद देखना सारे के सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आप इसको सॉल्व कर दोगे, किसी का हेल्प ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बट उससे पहले आपको वो एक्सट्रैक्ट एक एक डायलॉग को समझने का ज़रूरत है कि वो क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे। यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स रोमन कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स। तो यहाँ पे हम इसका बैकड्रॉप, हमको तो इसका पता है कि है ना कि यहाँ पे जूलियस सीजर को मार दिया गया था और एंटनी घर भाग गया था अपना। फिर उसके बाद उन ब्रूटस और बाकी कॉन्स्पिरेटर्स और एंटनी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जहाँ पे वो एग्रीमेंट में ये कहा जाता है कि एंटनी को चांस मिलेगा उनका फ्यूनरल में कुछ बोलने का, तो उसी फ्यूनरल का स्पीच है। तो यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन, उनको संबोधित कर रहे हैं। लिखा है लेंड मी योर ईयर्स, तो इसको अंडरलाइन कर देंगे, लेंड मी योर ईयर्स। लेंड मी योर ईयर्स का मतलब यहाँ पे क्या वो बोल रहे हैं, वहां पे अटेंशन मांग रहे हैं, तो यहाँ पे लिख रहे हैं पे अटेंशन। ठीक है, इसको अंडरलाइन करके लिख देंगे पे अटेंशन। इसका और एक तरीका भी कैसे हम इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे वो बोल रहा है कि आप प्लीज मेरी बात सुनो, है ना, पे अटेंशन टू मी। आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। तो यहाँ पे 2 चीज वो बोल रहा है कि मैं क्या करने आया हूं, मैं यहाँ पे सीजर को बरी करने आया हूं। तो यहाँ पे आप जो लिखा है बरी सीजर, इसको आप बॉक्स कर दे ताकि आपको समझ में आए कि एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है। नॉट टू प्रेज हिम, यहां उसको प्रेज करने के लिए नहीं आया है। इस लाइन में 2 इंफॉर्मेशन वो दे रहा है, दोनों इंफॉर्मेशन को हमें पहले उसको मार्क करके रखना पड़ेगा। बोल रहा है मैं इसको बरी करने आया हूं, मैं इसको प्रेज करने नहीं। क्लियर है? द इविल दैट men do lives after them, the good is often interred with their bones। तो देखो यहाँ पे 2 चीज के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे इविल के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे गुड के बारे में बात हो रहा है। जनरल कॉन्टेक्स्ट में वो बात बोल रहा है कि जो इविल होता है, इविल होता है मतलब जो कुछ भी हम कुछ बुरा काम करते हैं, जो कुछ भी, द इविल दैट men do मतलब यहाँ नॉर्मल इंसान के बारे में बोला जा रहा है। मैन मतलब शरीर मत समझना, पुरुष नारी नहीं, जनरली ह्यूमंस। द इविल दैट ह्यूमंस डू लिव आफ्टर देम। तो देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये क्या बोल रहा है, तो इसी को साइड में यहाँ पे आप लिख सकते हैं इविल और गुड के बारे में। यहाँ पे वो इविल के बारे में बोल रहा है। इविल के बारे में क्या बोल रहा है, इविल दैट men do lives after them, मतलब लिव्स रहता है कब, आफ्टर डेथ। तो आफ्टर डेथ, डेथ के बाद भी इंसान जो बुरा कर्म करे रहता है वो हमेशा रहता है। लोग डिस्कस करते हैं, वो समाज में सब बात करेंगे कि अरे यार वो इंसान मर गया पर उसने ऐसा ऐसा बुरा काम किया था। ठीक है, द गुड इज ऑफ। देखो यहां पे जब कभी भी ऐसा ऑफ लिखा होगा इसका मतलब होता है ऑफन, मतलब अक्सर, ज्यादातर। ठीक है, द गुड इज ऑफ या ऑफन इंटर्ड विद देयर बोन्स। इंटर्ड विद देयर बोन्स, इंटर्ड का मतलब होता है बरीड, तो यहां पे हम लिख देंगे बरीड, बरीड विद देयर बोन्स। बरीड विद देयर बोन्स का मतलब वो यहां पे बोल रहे हैं कि ये भी डेथ के साथ
चला जाता है। तो देखो कितना बढ़िया चीज ये बोल रहा है इविल और गुड के बारे में, कि इविल जो है डेथ के बाद भी जिंदा रहता है। जो कोई भी बुरा काम हम किए रहते हैं वो इविल जिंदा रहेगा, लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, मगर यहाँ पे जो गुडनेस है, इंसान लोग जो अच्छा काम करते हैं, ये जिंदा नहीं रहता, ये उनके साथ ही दफन हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद भी क्या बोल रहा है, सो लेट इट बी विद सीजर। तो ऐसा ये इविल और गुड का जो इसने बात कहा, ये कहा कि इविल जिंदा रहता है, गुड मर जाता है, और ऐसा सभी इंसान के साथ होता है। तो सेम टू सेम जूलियस सीजर के साथ भी ऐसा होगा, यही बात एंटनी कह रहा है। फिर क्या बोल रहा है, द नोबल ब्रूटस हैड टोल्ड यू। यहां पे जो लिखा है हैड टोल्ड यू, तो यहां पे यू का मतलब कौन, यू का मतलब यहां रोमन्स, तो यहां पे यू का मतलब रोमन्स। तो ये चीज याद रखना, यू मतलब कोई स्पेसिफिक इंसानों को नहीं बोल रहा है, रोमन्स लोगों को बात कर रहा है, वो ऑडियंस लोग जो वहां पे उनका बात और वो चीज को सुनने आए हैं। तो लिखा है नोबल ब्रूटस, अच्छा ब्रूटस, ईमानदार ब्रूटस हैड टोल्ड यू, तुम सबको ये बताया क्या, सीजर वॉज एम्बिशियस। ये चीज को अच्छे से मार्क कर देना, बॉक्स करना। ये चीज बोल रहा है कि तुम जनता लोग, रोमन्स लोग, तुमको ब्रूटस ने ये चीज कहा कि सीजर एम्बिशियस है। एम्बिशियस मतलब जो कि अपना लाइफ का गोल पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, बहुत वो एम्बिशियस इंसान है, ऐसा इमेज पोर्ट्रे किया गया है। किसके द्वारा, ब्रूटस के द्वारा। किसको, रोमन्स को। ये चीज याद रखना। इफ इट वर सो, अगर ये बात ऐसा ही है कि जूलियस सीजर एक्चुअली में एम्बिशियस है, अगर ऐसा बात है, इट वॉज अ ग्रीवियस फॉल्ट। तो ग्रीवियस फॉल्ट मतलब यहां पे से लिख देना बिग मिस्टेक या फिर ग्रेट मिस्टेक, तो ये लिख देना बिग मिस्टेक या फिर सीरियस मिस्टेक, सीरियस फॉल्ट ये भी लिख सकते हो। मतलब ब्रूटस ऐसा कह रहा है और वो बात अगर सच है आपके हिसाब से, तो ये जूलियस सीजर का सबसे बड़ा गलती है। इट्स अ वेरी सीरियस फॉल्ट, एम्बिशियस होना एक रूलर को, ठीक है। एंड ग्रीवियसली हैड सीजर आंसर्ड इट, उसी ग्रीवियसनेस से सीजर ने उसको आंसर किया मतलब पे किया, पेड इट मतलब उसका कीमत चुकाया। तो अगर, क्योंकि देखो ध्यान से सोचो, ब्रूटस ने जब जूलियस सीजर को मारा तो उसने यही रीजन दिया कि जूलियस सीजर एम्बिशन है, उसका एम्बिशन होना, रोमन्स का भलाई, दोनों साथ में नहीं आते। तो इसी एम्बिशियस कारण के वजह से उसको मारा गया, ये ब्रूटस ने भी कहा और सेम टू सेम ऐसा नैरेटिव भी सेट किया गया है। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि अगर ऐसा है कि ग्रीवियस फॉल्ट उसने अगर भी किया है, अगर वो एम्बिशियस है, अगर ये फॉल्ट है, तो उसने उसका जवाब दे दिया, मिस्टेक का भरपाई उसने कर दिया। कैसे? अपने खून से, अपने मौत से। ब्रूटस ने उसको मार दिया और वो मर गया, ही पेड द प्राइस। हियर अंडर लीव ऑफ ब्रूटस, लीव अंडरलाइन लीव, ऊपर में लिख दो परमिशन, यहां पे परमिशन लिखना। और ये ऐसे नोट्स आपको बनाना है ताकि इजी हो जाएगा, सारी चीज को डाइल्यूट कर देंगे, इजी कर देंगे तो अपने को समझने में भी आसानी होगा। हियर मतलब यहां पे जब मैं खड़ा हूं, अंडर द परमिशन ऑफ ब्रूटस, ब्रूटस के परमिशन से, एंड द रेस्ट, ध्यान से देखो क्या लिखा, एंड द रेस्ट, रेस्ट को कर देना सर्कल और यहां पे नीचे में लिख देना कॉन्स्पिरेटर्स, क्योंकि हमें पता है ये रेस्ट कौन है, ये कॉन्स्पिरेटर्स का बात करता है। मान लो मैं जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन में देता हूं, मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूंगा कि इन द एबव कॉन्टेक्स्ट या इन द एबव डायलॉग या इन द एबव पैराग्राफ हु ऑल आर रेफर्ड टू एज द रेस्ट, नेम देम। तो यहां पे आपको इजी होगा कि वो रेस्ट का मतलब कॉन्स्पिरेटर्स को कहा जाता है। तो यहां पे बोल रहे हैं, मैं यहां बोल रहा हूं किसका परमिशन से, ब्रूटस का परमिशन से, और किसका परमिशन से, रेस्ट मतलब बाकी सारे कॉन्स्पिरेटर्स का परमिशन से। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा पिछला सीन तो आपको याद होगा कि ब्रूटस ये बात साफली कह लेता है कि एंटनी, अगर तुम्हें जाके ऐसा परमिशन चाहिए और आप अगर ऐसा स्पीच देना चाहते हो, वेल एंड फाइन, बट उसमें कुछ शर्त है, और वो शर्त में से एक शर्त ये है कि आप वहां पे जाके ये बोलोगे कि ब्रूटस ने मुझे परमिशन दिया, बाकी कॉन्स्पिरेटर्स ने मुझे परमिशन दिया, और ऐसा एंटनी ही कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। ये लाइन तो भाई बार बार रिपीट करेगा, ये बार बार रिपीट करेगा, क्योंकि देखो ये बात होता है कि कैसे आप सामने वाले को अपना बात रख रहे हो। अभी एक चीज याद रखना, हम लोग तो घर गृहस्थी में या आसपास दोस्त में ताना सुनते रहते हैं, तो याद है जो सार्कास्टिक टोन पे हम ताना मारते हैं, कोई अगर कह लेता है कि हाँ भाई ये तो पढ़ाकू बच्चा है, या फिर मान लो कि आपका दोस्त को टीचर ने तारीफ कर दिया, टीचर बोले कि भाई ये आपका ही बेस्ट फ्रेंड, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत पढ़ाकू बच्चा है, तो आप इसको इसी टोन पे रिपीट करते हुए टॉन्ट मारोगे, हाँ हाँ तू तो बहुत पढ़ाकू बच्चा है, तू तो बहुत पढ़ाकू बच्चा है, बात बात पे हम उसको रिपीट करेंगे ताकि सामने वाले के दिमाग में वो लाइन कंटिन्यूस हैमर हो जाए। अब हम एक बात को जब रिपीटेटिवली करते हैं, सामने वाले के माइंड पे हैमर करते हैं, तो वो ये दर्शाता है कि हम इस नैरेटिव को चैलेंज कर रहे हैं, हम इस नैरेटिव को जानबूझ के एम्फसाइज कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंस है। इसीलिए एंटनी ये लाइन देखना स्पीच में बार 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 कहता जाएगा, क्या कि ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। सो आर दे ऑल, तो यहां पे दे किसको रेफर किया गया है, वही कॉन्स्पिरेटर्स को, तो यहां पे मैं शॉर्ट पे लिख दे रहा हूं कॉन्स्पिरेटर्स, क्योंकि हमने पहली बार लिख चुका है ना। सो आर दे ऑल, और जैसे जितना ही ईमानदार ब्रूटस है उतना ही ईमानदार बाकी सारे कॉन्स्पिरेटर्स भी हैं जिन्होंने जूलियस सीजर को मारा। ऑल ऑनरेबल मैन, और ब्रूटस के तरह ये सब भी ऑनरेबल मैन हैं। कम आई टू स्पीक इन सीजर्स फ्यूनरल, मैं सीजर्स के फ्यूनरल में कहने आया हूं, कुछ बोलने आया हूं। फटाक से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ये एक्सट्रैक्ट पूरा किया और डायलॉग के तौर पे कैसे कह सकते हैं। ये बोलता है कि फ्रेंड्स रोमन कंट्रीमैन, आप मेरे बातों को ध्यान से सुने, मैं यहां पे जूलियस सीजर को दफनाने आया हूं, ना कि उसका प्रशंसा करने आया हूं। जो बुराई इंसानों में रहता है वो उसके मरने के बाद भी जिंदा रहता है, मगर लोगों का जो अच्छाई होता है वो अक्सर उसी के साथ मिट्टी में दफन हो जाता है। सो ऐसा ही चीज हुआ है, ऐसा ही सेम चीज हुआ है जूलियस सीजर के साथ। ईमानदार ब्रूटस ने तुम्हें यह कहा है कि सीजर बहुत एम्बिशियस था, और अगर ऐसा एम्बिशियस वो सच में था तो जूलियस सीजर ने उसका भुगतान किया, जूलियस सीजर ने उसका पेमेंट किया, उसका प्राइस चुकाया, राइट। यहां पे ब्रूटस के परमिशन से और बाकी कॉन्स्पिरेटर्स के परमिशन से मैं यहां आपके सामने खड़ा हूं, और ब्रूटस एक ऑनरेबल इंसान है और बाकी सारे लोग भी ईमानदार और ऑनरेबल इंसान हैं। मैं यहाँ पे सीजर के फ्यूनरल में कहने आया हूँ। समझ में आ गया? पूरा चीज क्लियर है। इस चीज को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा इसका धागा खोल दिए। अब देखते हैं 2025 के बोर्ड क्वेश्चन क्या क्या आया था। और आपको देखना, अगर आप मेरे साथ अभी तक हो और यहां से लेके यहां तक आपको डायलॉग अंदर का बाहर का कॉन्टेक्ट सारा समझ में आ गया, तो अब देखना आप किस तरीके से आंसर उसको करोगे। तो आई होप आपके पास 2025 का बोर्ड क्वेश्चन होगा, नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले एक एक करके उसका क्वेश्चन को डील करते हैं। यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है सबसे पहला बिट नंबर 1 में लिखा है व्हाट डज एंटनी से ही इज देयर फॉर। पहले लाइन में देखो यहां पे आंसर मिल गया। क्वेश्चन का मतलब है एंटनी कह रहा है कि वो वहां किस चीज के लिए है। हमने तो देखो मार्क किया था कि यहां पे वो किस चीज के लिए है, उसको बरी करने के लिए और उसके लिए कुछ फ्यूनरल में बोलने के लिए। सो क्वेश्चन होगा व्हाट डज एंटनी से ही इज देयर फॉर। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंटनी वाज देयर टू बरी सीजर एंड टू स्पीक ऑन हिज बिहाफ और फॉर हिम इन हिज फ्यूनरल। खत्म, एक मार्क मिल गया। सेकंड बिट व्हाट डज ही से ही इज नॉट देयर फॉर। क्या चीज के लिए वो यहां पे नहीं है? तो देखो नोट्स को ध्यान से देखो, हमने यहीं पे ही बना दिया है, ऐसा क्वेश्चन मार्क किया है। प्रेज हिम मतलब एंटनी कह रहा है कि मैं वहां पे प्रेज करने के लिए नहीं हूं। तो यहां पे जो लिखा है व्हाट डज ही से ही इज नॉट देयर फॉर, तो लिखेंगे एंटनी वाज नॉट देयर फॉर टू प्रेज जूलियस सीजर। मिल गया 2 मार्क। आगे बढ़ते हैं। What do you think he is actually there for? अब देखो ये सवाल आपसे पूछ रहा है What do you think he is actually there for? तो यहां पे
1 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहां पे हमें पता है ये तो बात करने का एक मतलब एक बहाना है कि ये स्पीच वहां पे देगा। असलियत में वो ब्रूटस को ऑडियंस के सामने उनका पर्दाफाश करने के लिए आया है। वहां पे वो जूलियस सीजर का जो रॉन्ग नैरेटिव ब्रूटस ने प्रेजेंट किया था उसको ब्रेक करने के लिए आया है। तो यहां पे लिखेंगे व्हाट डू यू थिंक ही इज एक्चुअली देयर फॉर। सकते हैं कि एंटनी वाज देयर in order to show the reality to the Romans that why Brutus and the other conspirators has killed Julius Caesar. He was there to speak on his funeral so that the Romans could understand and know the reality of Julius Caesar. समझ में आया? इसी को बना के हम लिखेंगे कि यहाँ पे मेन वो क्यों आया था। मेन वो इसीलिए आया था ताकि उसके स्पीच के द्वारा लोगों के सामने ब्रूटस और कॉन्स्पिरेटर्स लोग का असलियत आए और पर्दाफाश हो जाए। ठीक है, तो देखो 3 मार्क का 3 क्वेश्चन आ गया और हमें 3 मार्क्स आराम से मिल चुका है। बिट नंबर 1 का 3 पार्ट खत्म। बिट नंबर 2, व्हाट वर द 3 कंडीशंस दैट ब्रूटस हैज लेड डाउन बिफोर अलाउइंग एंटनी टू स्पीक टू द सिटीजन्स ऑफ रोम। मैंने आपको कहा ना 3 कंडीशन ब्रूटस ने उनके सामने रखा था। ये पिछले वाले सीन्स में आपको पता होगा 3 कंडीशन क्या रखा था पिछले सीन में, आपको याद है? नहीं याद है तो एक बार रिवाइज कर लेते। देखो 3 कंडीशन ब्रूटस ने रखा एंटनी के सामने और ये कहा कि तुम ये 3 शर्त को मानोगे तो जाके तुम्हें हम अलाउ करेंगे। 3 चीज क्या है? 3 चीज यहां पे बोला कि तुम जूलियस सीजर का बॉडी का चार्ज ले सकते हो, मतलब तुम उसके बॉडी तक एक्सेस कर सकते हो बट हमें ब्लेम नहीं करोगे। तो यहां पे चार्ज ले सकते हो बट ब्लेम नहीं करोगे। ये था पहला शर्त। क्या? कि यू कैन टेक द चार्ज ऑफ जूलियस सीजर्स बॉडी बट यू शैल नॉट ब्लेम अस। क्लियर है? दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज ये लिखा है कि तुम वहां पे ऑडियंस के सामने जाके बोलोगे कि मैं यहां पे आपके सामने जो कुछ भी बोल रहा हूं वो ब्रूटस और बाकी लोगों का परमिशन से बोल रहा हूं। और देखो वही वाला चीज यहां पे भी तो लिखा है, एंड अंडर द लीव ऑफ ब्रूटस एंड द रेस्ट। तो ये अपना क्या कर रहा था? ये अपना वादा पूरा कर रहा था जो कि उसने कसम खाया था। समझ में आए? तो पहला चीज क्या था कि आप जूलियस सीजर का बॉडी का चार्ज ले सकते हो मगर कभी भी हमें ब्लेम नहीं करोगे। दूसरा चीज, आप वहां पे जाके आप ये बोलोगे कि आपको बोलने के लिए जो मौका मिला है वो परमिशन लेके मिला है ब्रूटस और बाकी लोगों से। और तीसरा परमिशन क्या? तुम उसी प्लेटफॉर्म में बोलोगे जहां पे मैं स्पीच दूंगा पहले और तुम मेरे बाद जाके वहां स्पीच दोगे। सेम प्लेटफॉर्म, सेकंड नंबर। सेम प्लेटफॉर्म पे पहले मैं यानी ब्रूटस स्पीच दूंगा, उसी प्लेटफॉर्म पे तुम आओगे सेकेंडली स्पीच दोगे। सो दीज ऑल आर द 3 कंडीशन विच वॉज पुट फॉरवर्डेड बाय ब्रूटस इन ऑर्डर टू ग्रांट परमिशन टू मार्क एंटनी। समझ में आ गया? 3 मार्क मिल गया। व्हाट वर द 3 कंडीशन समझ में आ गया? द 3 कंडीशंस अपने पास क्लियरली ये लिख लिए, हमें ये समझ में आ गया। इसी से आपको 3 मार्क और मिल जाएंगे। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। List the 3 arguments that Antony uses immediately after he speaks these lines to prove conclusively that Julius Caesar was not ambitious. 2 चीज पे आप ध्यान रखना। यहां पे वो क्वेश्चन आपको क्या डिमांड कर रहा है? क्वेश्चन यहां पे आपको वो बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है कि आप 3 आर्ग्यूमेंट्स दो, 3 आर्ग्यूमेंट्स दो जो कि मार्क एंटनी ने रखा था किसके सामने? रोमन्स के सामने, ताकि ये प्रूफ कर सके कि देखो ब्रूटस ने ये तो लांछन लगाया, ये आरोप लगाया, ये नैरेटिव सेट किया कि जूलियस सीजर एम्बिशियस था। उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ये 3 आर्ग्यूमेंट रखता है। 3 आर्ग्यूमेंट क्या क्या है यहां पे हम लिस्ट बना के ऐसे लिख देंगे। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट बोलता है कि अगर जूलियस सीजर एम्बिशियस था, मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए अगर वो एम्बिशियस रहता है, तो जितने भी पीओडब्ल्यू मतलब प्रिजनर ऑफ वॉर, जितने लोगों को लड़ाई में बंदी बना के वो लाया था, उनका रिहा करने के लिए जो मनी, जो पैसा मिलता था, वो पैसा को उसने पब्लिक खजाने में क्यों रख दिया? पब्लिक ट्रेजरी में
क्यों रख दिया? अगर जूलियस सीजर एम्बिशियस होता, सत्ता का लालची होता, तो ये पैसा जो बंदी को छुड़ाने के लिए मिला था, ये पैसा वो तो अपने पास रख लेता, मगर उसने ट्रेजरी में क्यों रखा? आर्ग्यूमेंट नंबर 1। आर्ग्यूमेंट नंबर 2 क्या है कि अगर ये इतना ही एम्बिशियस होता तो क्यों जब कभी भी कोई भी गरीब जब वो सफर करते थे या कोई लोग भी सफर करते थे तो इसके आंसू क्यों बहते थे? ये इमोशनल क्यों हो जाता था? ये लोगों का दुख को अपना दुख बना के क्यों आंसू बहाता था? अगर वो एम्बिशियस होता तो ऐसा तो वो नहीं करता। आर्ग्यूमेंट नंबर 2, सबसे बेहतरीन आर्ग्यूमेंट उसने दिया जिसको ऑडियंस लोग, वहां के भीड़ लोग फट से कनेक्ट कर गए, क्योंकि ये चीज सब रोमन्स लोग देखे थे अपने आंखों से। और तीसरा आर्ग्यूमेंट बहुत पावरफुल आर्ग्यूमेंट है। वो क्या है? वो बोला कि अगर वो इतना सत्ता का लालची होता, अगर ये इतना एम्बिशियस होता, तो उसको जब क्राउन मैंने ऑफर किया 3 बार, याद है आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि जब भी इसको बहुत ज्यादा 3-3 बार मार्क एंटनी ने क्राउन ऑफर किया था तो इसने रिफ्यूज कर दिया। तो क्राउन ऑफर को ये रिफ्यूज क्यों कर देता? सोचो, कोई अगर राजा ही बनना चाहता है, कोई अगर सच में लालची है, कोई अगर सच में इतना एम्बिशियस है कि वो किसी भी तौर पे वो राजा बनना चाहता है, कोई भी कंडीशन को पूरा करके राजा बनना चाहता है, तो क्या वो अपॉर्चुनिटी कभी छोड़ता? कभी नहीं छोड़ेगा। यही चीज मार्क एंटनी बोल रहा है कि अगर ये सत्ता का इतना लालची होता तो उसको क्राउन जबकि 3-3 बार मैंने ही ऑफर किया था आप सभी लोगों के सामने, और वो तीनों ही बार प्यार से, जेंटल तरीके से उसको हाथ से हटा देता है, रिजेक्ट कर देता है। क्यों? तो ये 3 आर्ग्यूमेंट मार्क एंटनी ने दिया। फट से एक बार और बोल देते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि 3 आर्ग्यूमेंट मार्क एंटनी ने क्या दिया? ये दिया कि अगर वो सच में लालची होता तो जितने भी प्रिजनर ऑफ वॉर से मिला हुआ पैसा पब्लिक ट्रेजरी में क्यों भरता? अगर वो सच में इतना लालची होता तो गरीब लोग जब सफर करते हैं, वो अपना दुख जाहिर करते हैं, तो जूलियस सीजर के आंखों से आंसू क्यों आते? अगर वो सच में इतना लालची होता तो उसको 3-3 बार मुकुट या क्राउन ऑफर करने के बाद भी वो उसको हटा क्यों देता? समझ में आया? तो 3 स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, और तीसरा आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद तो ऑडियंस या फिर वहां जो रोमन्स थे वो तो पागल ही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में है। अब मूव करते हैं हम आगे के क्वेश्चंस में। तो देखो, अभी तक आपको 3-3 6 3 9 मार्क आपको आराम से मिल चुका है। एक एक क्वेश्चन 16 मार्क का आता है, आपको भी पता है। नेक्स्ट देखते हैं। एंटनी रिपीटेडली यूज सर्टेन वर्ड्स इन हिज स्पीच टू डिस्क्राइब ब्रूटस। देख लो, हमने तो मार्क किया है। मैंने आपको बोला था कि अपने स्पीच में वो बार बार इसी चीज को वो रिपीट करता रहता है कि ब्रूटस ईमानदार इंसान है, ब्रूटस ईमानदार इंसान है, ब्रूटस ईमानदार इंसान है। अलग अलग अपने स्पीच में बार बार वो रिपीट करता रहता है। वॉट आर दे? एंटनी कुछ सर्टेन वर्ड्स अपने स्पीच में रिपीट करता है ब्रूटस को डिस्क्राइब करने के लिए। वो क्या है? वो यही है, ऑनरेबल मैन। वो ताना के तौर पे बोलता है, उस नैरेटिव को चैलेंज करने के लिए बोलता है। सो व्हाट आर दे? व्हाट आर दे लिखा है तो आप ये पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं कि ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। व्हाई डज ही डू दिस? मैंने आपको स्पीच में भी कहा था जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था कि बार बार एक ही चीज़ को जब हम रिपीट करते हैं अपनी बातों में, अपने शब्दों में, उसी चीज़ को चयन करके बार बार उसको लिसनर के माइंड में डालते हैं, तो वो इसीलिए लाते हैं क्योंकि हम ऑडियंस के माइंड में वो वर्ड, वो सेंटेंस को एम्फसाइज करना चाहते हैं कि ये शब्द या ये वाक्य बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम उसका नैरेटिव या अपना पॉइंट ऑफ व्यू सेट करते हैं। इसको साइकोलॉजिकल तौर पे कहा जाता है हैमरिंग ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। हैमरिंग ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस मतलब रिपीटेडली हम एक ही चीज़ को दोहराते रहें ताकि ऑडियंस उसको रियलिटी मान ले कि वो रियल है। यही चीज़ वो बार बार करता था। सो व्हाई डज ही डू दिस? मार्क एंटनी रिपीटेडली सेड दैट ब्रूटस वाज एन ऑनरेबल मैन so that he could show the real face of Brutus and the conspirators to the Romans. Simple. और डिस्क्राइब करना है तो और डिस्क्राइब भी कर सकते हो, सिंपल एज दैट। बट ये है टू शो द रियलिटी, टू शो दैट हाउ ग्रीडी एंड सेल्फिश दे वर एंड व्हाट काइंड ऑफ नैरेटिव दे हैव सेट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस और इन फ्रंट ऑफ द रोमन्स, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट दे हैव किल्ड Julius Caesar and blamed him
फॉर बीइंग एन एम्बिशियस पर्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी 3 मार्क है, आपको 3 मार्क आराम से मिल गया। लास्ट क्वेश्चन इस पर अटेम्प्ट करते हैं। विच वन आर्ग्यूमेंट ऑफ एंटनी डू यू थिंक हैड द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन द लिसनर? आपको पूछ रहा है ये कि आपके पास तो 3 आर्ग्यूमेंट मैंने आपको लिख दिया, एक पीओडब्ल्यू का, एक पुअर का और एक क्राउन का। आपको इसमें से, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा है, इसमें चीट मार के लिखोगे पता चल जाएगा, क्योंकि सबका आंसर सेम नहीं हो सकता। क्या लिखा है यहां पे? विच वन आर्ग्यूमेंट ऑफ एंटनी डू यू थिंक हैड द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन द लिसनर्स? मतलब रोमन्स के ऊपर में आपके नजर से सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्या होता है? मैंने आपको कहा था कि सबसे ज्यादा असरदार इंपैक्ट क्या होता है, जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर पाए। और ऑडियंस इन तीनों आर्ग्यूमेंट में से सबसे ज्यादा कहां कनेक्ट कर दिए? ये तीसरा वाला में, है ना, क्योंकि ये रोमन्स लोग ने खुद अपनी आंखों से देखा था और इसको देख के जोरदार चिल्ला के भी स्वागत किया था। वन आर्ग्यूमेंट ऑफ एंटनीज डू यू थिंक हैड द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन द लिसनर? लिखना द आर्ग्यूमेंट presented by, or the argument presented by Antony regarding the rejection of crown which is being offered by Mark Antony to Julius Caesar. This argument had the greatest impact on the listener. इसके पीछे रीजन देना, give a reason to support your answer. Same, connect. Because the audience themselves or the Romans themselves has witnessed this event, and that is why they were able to connect with the third argument offered by or presented by Mark Antony. क्लियर है? मिल गए आपको मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका और पार्ट में क्या है। व्हाट वर द सिटीजन्स फीलिंग टुवर्ड्स एंटनी बिफोर ही बिगेन ए स्पीच? अपना स्पीच देने से पहले मार्क एंटनी के प्रति उनका फीलिंग क्या था? ध्यान से समझना। स्पीच स्टार्ट होता है ब्रूटस का, तो ब्रूटस ने पूरा नैरेटिव सेट कर देता है ऑडियंस के सामने कि जूलियस सीजर एम्बिशियस था और उससे जुड़े तमाम लोग नेगेटिव हैं। तो ऑडियंस के माइंड में उनके प्रति नेगेटिविटी है। तो मार्क एंटनी जब स्पीच देने आता है तो ऑडियंस के माइंड में उसके लिए हेट्रेड होता है, उसके लिए नफरत होता है, उसके लिए गुस्सा होता है बिफोर द स्पीच ऑफ मार्क एंटनी। मगर जैसे ही वो अपना स्पीच शुरू करता है, बोलना चालू करता है, अपने वोकैबुलरी और अपने वर्ड से, अपने शब्दों से ऑडियंस के माइंड को खेलना चालू करता है और वो अपने स्पीच के दम पे ऑडियंस के दिमाग का जो रॉन्ग नैरेटिव चेंज करता है, तो गुस्सा, नफरत, ये सारा चीज जो भी नैरेटिव सेट था वो बदल के प्यार के लिए आता है, दया के लिए आता है, ऑडियंस उसके साथ कनेक्ट कर पाता है। सो व्हाट वाज द फीलिंग बिफोर, व्हाट वर द सिटीजन्स फीलिंग टुवर्ड्स एंटनी बिफोर? सारे नेगेटिव इमोशन, हेट्रेड, एंगर, ये दोनों चीज भी आप लिख सकते हो। 1 मार्क का है, 2 फीलिंग भी लिख सकते हो। नेगेटिव फीलिंग्स आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपको ऑडियंस का वो फीलिंग्स आप ठीक से पोर्ट्रे कर पाओ। सो व्हाट वर द फीलिंग्स? द सिटीजन्स वर वेरी मच एंग्री विथ एंटनी, द सिटीजन्स वर hating Mark Antony because they have believed on the narrative of Brutus that Caesar was an ambitious man and every person related to Julius Caesar is a greedy or a negative person according to the viewpoint of Romans. ठीक है? नेक्स्ट, हाउ डू देयर फीलिंग टुवर्ड्स हिम चेंज एट द एंड ऑफ द स्पीच? स्पीच के एंड में कैसा चेंज हो गया? मैंने कहा ना, स्पीच के एंड में उनका जो नफरत था, देखो सिंबल के तौर पे जानेंगे, नेगेटिव से सारा पॉजिटिव होने लगा। तो जहां पे वो पहले गुस्सा करते थे वो जूलियस सीजर के प्रति पिटी में बदल गया। जहां वो पहले हेटरेट करते थे, नफरत करते थे, वो प्यार में बदल गया। जहां ब्रूटस को पहले वो बहुत पसंद करते थे, अच्छा सोचते थे, ब्रूटस को वो नेगेटिवली सोचने लगे। और जहां पे मार्क एंटनी को वो एक नेगेटिव कैरेक्टर सोचते थे, जो कि मतलब ऑडियंस का भलाई या रोमन्स का भलाई नहीं करने वाला इंसान सोचते थे, उनसे वो कनेक्ट करने लगे, उनसे वो हमदर्द जताने लगे, उनके लिए वो पिटी फील करने लगे, सैड फील करने लगे। तो नेगेटिव फीलिंग चेंज होकर सारे पॉजिटिव फीलिंग में चेंज हो गया। समझ में आया? तो इतना इजीली 16 मार्क्स का एक आरटीसी आपके लिए इजीली हो जाएगा। सो आई होप आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, कि आपको ये समझ में आया हो कि अगर हमें इस तरीके से हम आगे बढ़ें, हर एक एक डायलॉग को हिंदी से भी याद करें, हर एक एक डायलॉग को समझें और उसको बोलें, पढ़ने में भी मज़ा आएगा, समझने में भी मज़ा आएगा। और एग्जाम्स में तो क्या ही बताएं, ज़्यादा डेप्थ लेवल का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, जिस डेप्थ से हम पहले ही इसको धो देंगे। सो आपके लिए एक चीज़ हम ला सकते हैं,
और मेरा कोशिश रहेगा कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 सबसे बेहतरीन रहे। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहूँगा। आप प्लेलिस्ट चेक करना, जहाँ पे मैं जूलियस सीजर रिलेटेड वीडियोस लाते रहूँगा। हम एक प्रॉपर और फेमस डायलॉग्स लेके आएंगे। उस डायलॉग को सबसे पहले अच्छी तरीके से धोएंगे, धोने के बाद में उसके कुछ क्वेश्चंस में दूंगा, आप उसको सॉल्व करना, और उसके बाद में देखना कि ऐसे ही क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स में आ गए तो हम इजीली 16 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर रहे हो और अभी तक, तो आप इस वीडियो में लाइक कर देना। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपका नोटिफिकेशन वो आते रहे। आई नो आपके पास ये वीडियो आने तक मेरे को बहुत वक्त लग गया। आपने जिस हिसाब से मर्चेंट ऑफ वेनिस को प्यार दिया था, जब मर्चेंट ऑफ वेनिस चल रहा था, तो तब मैंने 35 वीडियोस बनाए। आपने उसमें 1 मिलियन से ज़्यादा व्यू देके आपने मुझे बहुत सम्मान दिया। बट उसके बाद मेरे कुछ पर्सनल रीज़न होने के बाद मैं आपके सामने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वीडियोस नहीं ला पाया। और जैसे कि सीजर ने आंसर किया था अपने ग्रीवियस फॉल्ट के लिए, अगर ये सच है, वैसे मैंने भी आंसर किया मेरे इस ग्रीवियस फॉल्ट के लिए, जो कि मैं जानता हूं कि ये सच है। और सच ये है कि मैं आपके सामने वीडियो नहीं ला पाया और उसका हर्जाना भी मुझको भुगतना पड़ा। मेरे चैनल डिमोनेटाइज हो गया, मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था। इसके कर रहे हैं दोबारा आपसे जुड़ने के लिए, आपके साथ बेहतरीन तरीके से आपको वीडियोस लाने के लिए। पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस, इस साल 11 साल हो गया, पिछले 10 और 11 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में रह के पढ़ाने का, आप जैसे बच्चों का मदद करने का। तो इस बार दोबारा हम इस चीज़ को लेके आए हैं और आई होप आपको ये सब चीज़ पसंद आया होगा। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। ये तो बस एक शुरुआत है, हम ऐसे ही वीडियोस और भी टॉपिक्स के लिए लाएंगे। ये तो जूलियस सीजर हो गया, हम क्लास 11-12 के मैकबेथ सीरीज भी लेके आएंगे। हम हिस्ट्री सिविक्स से लेके ज्योग्राफी का भी लेके आएंगे, कॉमर्शियल स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ लेके आएंगे। यूट्यूब ने मुझे बहुत प्यार दिया, आपने मुझे बहुत प्यार और बहुत सम्मान दिया। मैं चैलेंज के साथ आपको कह सकता हूं कि मैं सारे के सारे वीडियोस इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फ्रीली आपके लिए अवेलेबल करूंगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि मैं आपसे 1 रुपया भी चार्ज करूंगा। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, यूट्यूब ने मुझे बहुत कुछ दिया है, प्यार दिया, सम्मान दिया, इतना इज्जत दिया। अब ये सब चीज़ को लौटाने का बारी है। अब आपके लिए सारा फ्री प्लेटफॉर्म में, इसी जगह में आपके लिए सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं। कोई कूपन कोड, कोई ऐप, कोई चीज़ का झमेला बिल्कुल बंद कीजिए। आपका 1 रुपया भी खर्चा होने नहीं दूंगा और आपको सारा चीज़ समझाऊंगा मैं। भरोसा रखिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और फिर तब आप कमेंट में मेंशन जरूर करना कि सर यू वर राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसा ही आपके लिए मैं लाते रहूंगा।